कोलकाता पोर्ट दो चीजों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। पहला अपने बंदरगाह को लेकर और दूसरा राकेश सिंह के नाम से। पोर्ट इलाके के लोगों का कहना है कि गरीबों की सहायता करने अगर सबसे पहले कोई पहुंचता है तो वो है राकेश सिंह। इस इलाके में कांग्रेस को एक अलग पहचान दिलाने का काम राकेश सिंह जी ने किया है, लेकिन अचानक ही उनके कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? इन सवालों के साथ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है राकेश सिंह जी। राकेश जी, आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद और आपको भी मेरे ऑफिस में आपका स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है। राकेश जी, पहला सवाल मेरा यही होगा आपसे कि सबको ये जानना चाहते हैं आखिर आपने कांग्रेस क्यों छोड़ा? देखिए, 17 साल में कांग्रेस अचानक तो नहीं छोड़ा, लेकिन विगत 6 महीना से प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी हो, इन तमाम नेताओं का मेरे विरोध में जिस तरीके से एक लामबंद, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस का आदर्श और नीति करना बहुत बड़ा गुनाह है। तो सबसे पहला दुख ये हुआ। दूसरा कि जब कांग्रेस कार्यकर्ता जब आफत विपद में पड़ता है तो हमारे जो दुश्मन जो है, हमारा तो ओपोनेंट यहाँ पर अभी बीजेपी उभर रहा था, सीपीएम था, तृणमूल था, इन लोगों से ज्यादा हमारे कार्यकर्ताओं पर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर ये सबसे ज्यादा जुल्म प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अभी नेता हैं, जो तृणमूल से जाके सभापति बने हैं, उन लोगों के लिए कोई प्रश्न नहीं है, उन लोगों के लिए कोई आदर्श नहीं है, उन लोगों के लिए कोई भी नीति और रास्ता नहीं है। वो लोग सबसे ज्यादा विरोध हमारे कार्यकर्ताओं पर और मुझ पर किए। इस वजह से हठात से ही सिद्धांत लिए कि नहीं, इस पार्टी को करना अब मेरे लिए माने सम्मानजनक नहीं है। मेरा भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो उसके लिए सम्मानजनक नहीं है। ऐसा प्रदेश कांग्रेस में सब कोई बोल रहे हैं, आपका जाना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा एक झटका माना जा रहा है और इससे कई लोग जो है, जो कांग्रेस पार्टी जो करते हैं, समर्थक जो हैं, वो कह रहे हैं कि आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पार्टी में गद्दार उसी को कहते हैं जो पार्टी में रह के गद्दारी करता है। हम तो पार्टी में रह के कभी गद्दारी नहीं किए। हमने पार्टी में रह के इस 17 साल में 35 यूनियन हजारों संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया। पार्टी में रह के हमेशा निस्वार्थ तरीके से किसी भी पद प्रतिष्ठा में नहीं रहते हुए भी कोई भी मीटिंग हो, कोई भी मिছিল हो, कोई भी इशू पे हमने अपना आंदोलन को तेज किया। गद्दारी किसको कहते हैं? गद्दार तो वो है जो खाते हैं जिसका और उसके पीठ में मारते हैं। तो आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो गद्दारी करता है उसी का इज्जत है। जो तृणमूल से कांग्रेस में आता है या दिन में कांग्रेस करता है और रात को तृणमूल का झंडा उठाता है, वो उन गद्दारों का बहुत बड़ा इज्जत है यहाँ पे। तो हम उस गद्दारों में नहीं है। जो गद्दार खुद है वो दूसरे को गद्दार बोलेंगे भी तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। तो वो ये लोग कुत्ते हैं, ये लोग कुछ भी बोल सकते हैं, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके भाजपा में शामिल होने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपके भाजपा के साथ कुछ डील हुई है, इसके कारण आपने जो है अचानक जो है भाजपा में जाने का आपने फैसला लिया। इस पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, राकेश सिंह कुछ भी यदि बोलता है तो वो दिल से बोलता है और सच बोलता है। मैं कभी भी बीजेपी में जाने का आग्रही नहीं था, लेकिन भारतवर्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, मुझे इस तरीके से नाम नहीं लूंगा, बीजेपी के कद्दावर नेता मुझे समझाने में संपूर्ण तरीके से सफल हुए हैं। और डील का जहां तक सवाल होगा तो डील में सबसे पहला डील हमको एमपी सीट का ही उन्होंने प्रस्ताव दिया कि आपको एमपी सीट लड़ना है। लेकिन हमने कैलाश जी को भी और मुकुल दा को भी ये एकदम साफ शब्दों में कहा कि पहले मेरा प्राथमिक काम रहेगा कि बीजेपी परिवार से हमको एक सामना सामनी होना है। उन लोगों में भी क्या भावना है, उन लोगों को देखना है। इतना जल्दी आप मुझ पर इतना बड़ा ट्रस्ट मत करिए। हाँ, जिस दिन हम काबिल होंगे और जिस दिन हम डिजर्व करेंगे, उस दिन यदि बोलिएगा तो हम उस चुनौती को सामना करेंगे, चाहे हार हो चाहे जीत हो। आपके उसी नीति और उसी आदर्श के साथ रहेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, सबका साथ सबका विकास, इस मुद्दे पर हम कलकत्ता पोर्ट में आपका झंडा को बुलंद करेंगे।
जैसे आपने कहा कि झंडा को बुलंद करना है और पोर्ट इलाके में जो है भाजपा को मजबूत बनाना है, तो मेरा अगला सवाल आपसे भैया यही रहेगा कि पोर्ट इलाके में भाजपा उतनी मजबूत नहीं मानी जाती है और ऐसा माना जाता है कि भाजपा विरोधी पोर्ट इलाके में सबसे ज्यादा है, तो इस समय भाजपा को क्या कठिनाई अभी जो सामना करना पड़ रहा है इस इलाके में? देखिए, कलकत्ता पोर्ट में बॉबी हाकिम का मिनी पाकिस्तान है, ये मिनी पाकिस्तान से जाना जाता है। तो साफ शब्दों में कह दें कि जैसे घर में रह के घर का पीठ में मारना, गद्दारी करना वो नहीं चलेगा, और सबसे हिंदुस्तान में और पश्चिम बंगाल में अव्वल नंबर में सबसे ताकतवर यदि रहेगा तो ये राकेश सिंह को और बीजेपी परिवार को भरोसा है कि सबसे ज्यादा कलकत्ता पोर्ट सुरक्षित और सबसे ज्यादा ताकतवर बीजेपी का कार्यकर्ता में दमखम के साथ बीजेपी रहेगा, ये हमको भरोसा है। तो इस भरोसे में भैया, तो आपको क्या लगता है कि पोर्ट इलाके में आपकी क्या रणनीति होगी भाजपा को मजबूत बनाने में? पोर्ट इलाके में देखिए, मुसलमानों में ये भय ढुकाया गया है, मुसलमान समाज में ये भावना ढुकाया गया है कि बीजेपी मतलब गद्दार, बीजेपी मतलब कि मुसलमान विरोधी, बीजेपी के नाम से डर भय। इसको सबसे पहले मेरा चुनौती है इसको मिटाना, और इसको मिटा के ही दम लेंगे, क्योंकि बात बात में हिंदू मुस्लिम, बात बात में दंगा लड़ाई झमेला झगड़ा, तो ये प्यार मोहब्बत से इसको जीतेंगे। और आने वाले दिन में मुसलमान ही सबसे पहले विरोध में, और देखिए लड़ाई राजनीतिक लड़ाई होना चाहिए, धर्म का लड़ाई नहीं होना चाहिए। यहां पर तो हम क्या बोलेंगे, तृणमूल का सबसे पहले पल्लू ओढ़ के और मुसलमान को जितना तुष्टिकरण का राजनीति सबसे पहले ममता बनर्जी यहाँ पे लाई है, जो 3 साल से अभी देखा नहीं जा रहा है। क्यों? कि हिंदू वोट उनको भी चाहिए, हिंदू वोट उनको भी चाहिए। तो इस वजह से अब वो पल्लू का फोटो और ये चीज आप पूरे कलकत्ता शहर में वो साइन बोर्ड नहीं देखिएगा। तो हम लोगों को ये नहीं करना है, हम लोगों को रोजगार को लेकर लड़ना है, बेरोजगार नौजवान के लिए लड़ना है, और हर एक अन्याय के खिलाफ में लड़ना है। बीजेपी का झंडा को आगे आके, तो अन्याय यदि मुसलमान के साथ हो और राकेश सिंह का झंडा हो तो कौन मुसलमान कहेगा कि हम आपके साथ नहीं है? तो ये चीज को हम साबित करेंगे, ये जब चुनौती मेरे सामने रहेगा तो इस चीज को हम साबित करेंगे। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो जिसको जरूरत है, जो आम लोग जो परेशान हो रहे हैं, उनके साथ जो है आप और भाजपा परिवार खड़ी रहेगी, पूरा परिवार संगठित तरीके से खड़ी रहेगी। इधर देख के करो भाई, पूरा परिवार जो है संगठित तरीके से खड़ी रहेगी। हमारा कोई भी हमारे इलाके में अन्याय होगा, जैसे अभी एक अन्याय हुआ जस्ट अभी हम देखे हैं, पुलिस मारते मारते लेके गई है कैमरा के अंदर, और वो मुस्लिम समाज है, तो उसके लिए तो पहला शरीर मेरा रहेगा, पहला झगड़ा मेरा रहेगा। तो अन्याय के खिलाफ का नाम ही होगा राकेश सिंह और बीजेपी। तो हम लोग इसके लिए प्रस्तुत हैं और इस चुनौती को स्वीकार करेंगे। यहाँ पे लोकसभा चुनाव की तो घोषणा, तारीखों की घोषणा हो चुकी है। टीएमसी जिस तरीके से इस इलाके में प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने उम्मीदवारों का, तो क्या लगता है कि इस इलाके से आपके जब भाजपा ज्वाइन करने के बाद इस इलाके से क्या भाजपा इस सीट से जीत पाएगी? दावी के साथ कहते हैं, एक वोट से भी बीजेपी की कलकत्ता पोर्ट विधानसभा से जीत नहीं होगी। तो मैं बहुत ज्यादा चुनौती और चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन एक वोट से भी मेरा दायित्व बनता है कि बीजेपी को यहां से जिताएंगे, और अलीपुर विधानसभा से भी और कलकत्ता पोर्ट विधानसभा से भी, ये दोनों विधानसभा से जीत का सेहरा पहला बीजेपी, जो भी एमपी में खड़ा हो, जो भी मेरा सिपाही खड़ा हो, जो भी मोदी का और हम लोगों का आदर्श का नाम खड़ा हो, उसको मेरा प्राथमिकता रहेगा उसको जीत कराना। तो अभी बंगाल में जिस तरीके से राजनीति और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि भाजपा की सीधी टक्कर तृणमूल के साथ है, और इस समय तृणमूल जिस बंगाल में जिस मजबूती पे खड़ी है, उस क्या लगता है भाजपा उतनी मजबूत है कि तृणमूल का सामना कर सके? देखिए, आप तो 37 साल में देखिएगा कि एक एमपी थी ममता बनर्जी, बहुत सारे पार्टी को लेके चली। तो आज जिस हिसाब से ममता बनर्जी का हाथ मजबूत किया गया था, विरोध, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी को वोट नहीं मिला था, ये वोट मिला था सीपीएम के विरोध में ममता बनर्जी का। तो आज बंगाल में ममता बनर्जी का विरोध में वोट मिलेगा, और एक ही जगह मिलेगा, वो बीजेपी को मिलेगा। ये हमको विश्वास है, और हम भी एक कार्यकर्ता के रूप में
सभी जगह जाते हैं, सभी धर्म से बात करते हैं, सभी समाज में बात करते हैं। टीएमसी के अंदर इतना फूट है कि वो फूट वोट में पड़ेगा। मतदाता जब देने जाएंगे तो बोलेंगे कि ये मेरे साथ में तृणमूल गद्दारी किया है, इसलिए ये बीजेपी को वोट जाना चाहिए। तो बीजेपी बहुत अच्छा से यहाँ पे स्वीप करेगी तृणमूल के बदौलत। अभी जिस तरीके से पुलवामा हमला जो है सबको पता है, और भारत जो आतंकवाद के खिलाफ जिस तरीके से लड़ाई कर रहा है, भारत जिस तरीके से एक पूरा जोर लगा के आतंकवाद को खत्म करने का जो उन्होंने रणनीति से जिस तरीके से वो पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादी के खिलाफ कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस सब कार्य में जो घर के बैठे ही जो कुछ लोग हैं उस पर सवाल खड़े करते हैं, भारत सरकार के खिलाफ सवाल खड़े करते हैं, आतंकवादी को जी कह के पुकारा जाता है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, यही सब चीज दिल में दुख पहुंचाया है। यहाँ की मुख्यमंत्री को देखिए, वो लाश गिन के देखना चाह रही है। मतलब कि उनको हमारे नौजवान जो सुरक्षित रखते हैं हमारे देश को, जो देश के सेना, उसके ऊपर इनको विश्वास नहीं है। तो यहाँ पर किस लिए ये सब राजनीति? वो पहले वोट के लिए वो राजनीति कर रही है। राजनीति बीजेपी और राजनीति देश नहीं कर रहा है। तो इन गद्दारों से मुक्त कराना है। ऐसे ऐसे लोग गद्दार होते हैं देश के, कि जो कहते हैं कि नौसेना सेना के ऊपर में मेरे को भरोसा नहीं है, आप हमको लाश गिन के बताइए वहां पर आपने क्या किया है। सेना जो किया है वो बहुत दुरुस्त किया है, और हम लोगों को देशवासी पूरा सेना के साथ है, और इसमें कोई हम लोग राजनीति नहीं करेंगे। यदि वो राजनीति करेंगे तो उस राजनीति का जवाब देश की जनता देगी कि राजनीति कौन कर रहा है। तो ये पुलवामा में जो हुआ है घटना, ये देश के लिए बहुत दुखद था। और इस दुख के समय में आप भाषा से कर रहे हो कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ में है, और पीछे दरवाजे से पूछ रहे हो कि ये सब सर्जिकल स्ट्राइक झूठा है, ये सब सेना का मौत और ये सब एक्शन रिएक्शन झूठा है। तो ये सब चीज से बहुत दिल दुखा है। राजनीति से राजनीति आप हमारे घर के बच्चे को जो सिखाओगे, कल तो नौजवान होगा तो वही करेगा। तो यहाँ पर कोई आदर्श नीति नहीं है। एक परिवार, अब देखिए यहाँ पे भाई भतीजा का परिवार, आज तृणमूल पार्टी भी एक भाई भतीजा और उनका परिवार रह गया देश में। ये सब नीति से तो आज हम लोग किसी नेता के पुत्र नहीं है। आज अपना क्षेत्र में हम खुद अपने से कार्यकर्ता को विश्वास दिलाकर कांग्रेस किए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हमको अपमानित करके कांग्रेस छुड़ाए हैं। राकेश सिंह अचानक एक दिन में कांग्रेस नहीं छोड़ा है, ये अपमान का बदला लेने के लिए हम कांग्रेस छोड़े हैं। अभी जो है मोदी जी एक कैंपेनिंग चला रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूं। उस कैंपेनिंग के साथ देख रहे हैं मोदी जी के समेत कई जो नेता हैं, सबके नाम के सामने चौकीदार शब्द लगा हुआ है। हम लोग कब राकेश सिंह के नाम के सामने चौकीदार शब्द को देखेंगे? उसी वक्त उसी क्षण से राकेश सिंह भी चौकीदार है। देश में, राज्य में, कलकत्ता पोर्ट में, घर घर में चौकीदार है। तो जो भी अन्याय होगा तो इस चौकीदार से लड़के आपको कोई भी अन्याय करना पड़ेगा। जिस तरीके से मोदी का आदर्श है वही नीति को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और वही उसी तरीका का चौकीदारी करेंगे हम यहाँ पे। विपक्ष का आरोप है कि यहाँ पे नौकरी, गांव का विकास, किसान का मुद्दा, जाति धर्म, भ्रष्टाचार, राफेल और जैसे मुद्दों को लेकर सरकार पे आरोप लगा रही है कि किस विकास नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी भ्रष्टाचार किए हैं। तो ये सारे मुद्दे को लेकर जो विपक्ष जो चुनाव में उतरी है, उसको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार पे असर पड़ेगा? देखिए, ये जो जातीय मुद्दा है, देश का जो मुद्दा है, इसमें बड़े बड़े नेता इस पर डिबेट और इसका प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हम बहुत छोटे कार्यकर्ता हैं और उस हैसियत से इतना बात जरूर बोलेंगे। आप देखिए, झूठा पे ज्यादा दिन तक पर्दा नहीं डाल पाइएगा। आप राफेल को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, सर्वोच्च न्यायालय का भी तो कुछ फैसला होता है, हर एक कुछ का फैसला। मगर एक चीज जरूर है कि मोदी के ऊपर में आज तक कोई भी तरीका का घूसखोरी, कोई भी तरीका का रिश्वतखोरी इस तरीका का नहीं लगा जो हम लोग पर्दे पे देखे हैं। यहाँ के तृणमूल के बड़े बड़े नेता को घूस लेते हुए और यहाँ का मेयर बनते हुए और एक एक अन्याय करके सुरक्षा सहित चलते हुए। तो ये अन्याय और ये सब चीज यहाँ पे बंगाल की जनता देख रही है। इससे पहले मुक्त कराएंगे तब देश का हालात और मुद्दे पर हम जरूर आपको जवाब देंगे। तो आपको क्या लगता है, इस समय जो देश की जो इस समय जो स्थिति है, इस समय जो है एक देश को किस तरीके के नेता की जरूरत है? एक ही नेता की जरूरत है, वो है मोदी, नरेंद्र भाई मोदी। देश के एकदम ताकतवर नेता है और इनको
यदि कोई हटाने का सपना देख रहा है तो वो दिन में सपना देख रहा है और वो सफल नहीं होगा। और ये अभी कम से कम जब तक मोदी रहेंगे अंतिम सांस तक ये बीजेपी और उस नीति में चलता रहेगा तो बीजेपी को हटाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। मेरा आखिरी सवाल, इस आखिरी सवाल के साथ मैं अपना इंटरव्यू को यहाँ पे मैं खत्म करूंगी कि 23 मई के बाद हम लोग प्रधानमंत्री किसको देखेंगे, नरेंद्र मोदी को या राहुल गांधी को? ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी को। देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार का एक ताकत एक तरफ है, जिसमें मोदी जी को छोड़कर राहुल गांधी के नेतृत्व में ममता बनर्जी, देश के तमाम बड़े बड़े तेजस्वी यादव, अखिलेश सिंह, सारे नेता, भ्रष्टाचारी नेता एक तरफ और भ्रष्टाचार मिटाने वाला नेता एक तरफ। तो इंसान भ्रष्टाचार मुक्त चाहिए देश को, भ्रष्टाचार और सुरक्षित देश चाहिए, वो है नरेंद्र मोदी के हाथ में देश रहेगा, सुरक्षित भी रहेगा और भ्रष्टाचार मुक्त भी रहेगा। यही आशा विश्वास के साथ हम देश की जनता से भी यही बोलेंगे कि मोदी के ऊपर भरोसा करके, मोदी के ऊपर विश्वास करके आप मोदी का साथ दीजिए और भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराइए। जैसे अभी हम लोगों ने कांग्रेस से लेके देश की राजनीति से लेके हर एक मुद्दे पे अभी राकेश सिंह जी से बात की है। अभी तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए परिवार समाचार के साथ। नमस्कार।